नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों में बस अब कुछ घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल नतीजों की बहस को लगातार तेज कर रहे हैं। कुछ घंटों का सब्र नहीं हो रहा है। अधीरता, दिलचस्पी हर किसी के मन में नजर आ रही है। 1.5-2 दर्जन से ज्यादा एजेंसीज ने एग्जिट पोल जारी किए हैं और ज्यादातर नीतीश कुमार के गठबंधन वाली एनडीए सरकार को रिपीट कर रही हैं। अब खास बात यह है कि इन 1.5-2 दर्जन एजेंसीज में कुछ ऐसी है जिनका तो नाम भी पहले कभी नहीं सुना, और कुछ ऐसी हैं जिनके आंकड़े देखकर लगता है कि चुनाव नहीं हुआ है, कोई जादू हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ एजेंसीज ऐसी भी हैं जो एग्जिट पोल के खेल में या सेफोलॉजी के खेल में बरसों से हैं और अपनी कामयाबियों और नाकामयाबियों के बीच में कुछ विश्वसनीयता जिनकी है और जिनके डाटा को गंभीरता से लिया जाता है। मैं खास तौर पर पिछले 24 घंटे में दरअसल पोलिंग के तुरंत बाद जिन एजेंसीज के सर्वे आए उन पे हमने एक तो चर्चा भी बहुत की है, और दूसरा उन पे सवाल भी ये है कि पोलिंग 6 बजे खत्म भी हुई होगी मुश्किल से, तब तक आपने अपने डाटा जारी कर दिया। तो उसके 24 घंटे बाद कल शाम को एक्सिस माई इंडिया और वोट वाइब जैसी एजेंसियों के आंकड़े हमारे सामने एग्जिट पोल के आए हैं। और खास बात यह है कि ये दोनों एजेंसीज, इसके अलावा भी आए हैं, लेकिन ये दोनों एजेंसीज एनडीए को मामूली बढ़त दिखाते हुए भी कांटे की टक्कर की जो थ्योरी थी चुनाव से पहले, उसको जिंदा रखे हुए हैं। कुल मिलाकर एग्जिट पोल हमें क्या कह रहा है और कल 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उनकी तस्वीर क्या हो सकती है, ये समझने के लिए, बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरज। पहला सवाल मेरा यही है कि वोटिंग खत्म होते ही जो एग्जिट पोल हमारे सामने आए उनका औसत अगर निकालें तो वो 150 के करीब सीटों पर एनडीए को बिठा रहा है। लेकिन मैं आपसे पहले एक्सिस माई इंडिया की बात करना चाहता हूं, जो एनडीए को 121 से 141 और महागठबंधन को 98 से 118 सीटें दे रहा है। यानी अगर तेजस्वी यादव का गठबंधन अपना एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर ले और नीतीश कुमार का गठबंधन अपने कमतर गठबंधन पे रह जाए तो दोनों मुकाबले में खड़े हुए हैं और किसी की भी सरकार बन सकती है। आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी, जैसा बिल्कुल आपने इंट्रो में ठीक ही कहा है कि जैसा अनुमान था जो चुनाव से पहले था वो ये कि एक क्लोज मुकाबला हो सकता है, और इसमें ये माना जा रहा था कि बढ़त जो है हो सकती है, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, क्योंकि उसके पक्ष में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो इसके पहले वाले चुनावों में नहीं थी। वो ये था कि एक तो पिछले चुनाव में अंतर बहुत कम था, दूसरे इस दौरान एसआईआर नाम की एक पूरी एक्सरसाइज हुई। इस दौरान चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कानून अस्तित्व में आया जो जिसमें बहुत सारी आलोचनाएं हैं। उसमें जो नए चुनाव प्रमुख हमारे देश के लिए चुने गए उनकी नियुक्ति को लेकर बहुत विवाद है। इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की जो लिस्ट हैं उन पर गंभीर और बहुत ही चैलेंजिंग सवाल उठा दिए हैं, और वो सारी चीजें मैदान में थी। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गया हुआ है। तो ये तो हुई चुनाव का जो हमारा स्वायत्त संस्था है उसके प्रबंधन को लेकर पैदा हुई नई चुनौतियां जो पिछले चुनाव में नहीं थी। दूसरे, इसके बाद हम पाते हैं कि जो केंद्रीय सरकार में जो बीजेपी है और जो उनके साथ पिछले चुनाव में एक बड़ा घटक जो था, जो मरहूम रामविलास जी की जो पार्टी है एलजेपी, वो पिछले चुनाव में अलग से चुनाव उसने लड़ा था। उन सीटों पर, खासकर जिन सीटों पर जदयू ने यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, और ये माना जा रहा था कि उसको बीजेपी की शह प्राप्त है, इस मानने के सारे संकेत हैं, चूंकि बाद में वो एनडीए में ही रहा, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है और उनके साथ हैं, और इस चुनाव में वो लोग साथ हैं। तो आधी सीटों पर कम से कम उन्होंने पिछली बार एक विद्रोही की भूमिका निभाई थी, इस बार वो उस भूमिका में नहीं थे। एक परिवर्तन हुआ था, गठबंधन जो है विपक्ष में जो चुनौती दे रहा था उसमें एक घटक दल उधर से इधर आ गया था। तो निषादों की एक पार्टी है वीआईपी नाम की, वो उस चुनाव में उधर थी, इस चुनाव में वो इधर आ गई थी। एक छोटी सी और पार्टी है, बहुत छोटी, गुप्ता जी की पार्टी, वो उसमें कई छोटे छोटे समूह है लेकिन बहुत छोटे से इलाके में है, वो भी इस तरह से महागठबंधन के पक्ष में आ गई थी। तो ये तो थी तस्वीर। इसके बाद एक और जो सबसे ज्यादा चर्चित इस चुनाव में मुद्दा रहा, वो था एक पार्टी जन सुराज नाम से आई, जो हमारे देश के सबसे मशहूर चुनाव प्रबंधक आप कह सकते हैं जिनको,
और पीके साहब, तो पीके साहब ने जाने कितने मुख्यमंत्री, और खुद कहा जाता है प्रधानमंत्री जी के 2014 के चुनाव का मतलब उसके पीछे चाणक्य की भूमिका निभाई है। वो स्वयं भी इसको पोस्ट करते हैं और लोग भी इसको मानते जानते हैं और इसीलिए उनको पूछते पुकारते हैं। उन्होंने इस चुनाव के पहले अपना कैंपेन ऐसा रखा था कि मीडिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो प्रमुख मीडिया कहलाए, जिसके प्रमुख एंकर एंकरानी उनके इंटरव्यू के लिए उनके सामने प्रस्तुत न हुए हों। ऐसा लग रहा था कि सब लोग मिलजुल के इन्हीं से लड़ेंगे, जनसुराज की कोई आंधी आने वाली है जैसी केजरीवाल ने दिल्ली में पैदा की थी। कुछ इस तरह का कम से कम मीडिया की ओर से लोगों के दिमाग में ये एक तस्वीर सामने आ गई थी। और बहुत सारे जो स्थानीय पत्रकार पटना से हम लोगों को चीजें बताते हैं, मित्र लोग हैं और बिहार के अन्य क्षेत्रों में हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभवी हैं, उन सब लोगों तक को ये लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा भूचाल लेके आने वाले हैं जनसुराज के रूप में। इसलिए भी क्यों करीब 3 सालों से अनवरत वहां काम कर रहे थे और वो बहुत हाई प्रोफाइल काम कर रहे थे। केजरीवाल के चुनाव में तो खैर जनता उस तरह से जुड़ गई थी, लेकिन उनके चुनाव में उन्होंने जनता को, बहुत से लोग आरोप लगाते हैं, खरीद के जोड़ लिया था। उनके टेंट्स वगैरह बहुत हाई फाई होते थे, वो जहां रुकते थे, जहां सभा करते थे, जो उनके लिए काम करते थे, यहाँ तक कि मुझसे खुद बहुत वरिष्ठ पत्रकारों ने ये स्वीकार किया था पटना में जब मैं गया था कि भाई वो सबको पैसे दे रहे हैं तो हम लोग भी ले रहे हैं और ठीक है हम भी उनकी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने लगभग सबको पैसे वहां दिए थे मीडिया वगैरह में, जो यूट्यूब के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं आप कह सकते हैं, उन सब लोगों को उन्होंने, और सब उनका उनके इन्फ्लुएंस को जता बता रहे थे। तो अगर हम इन आंकड़ों को लें जिस पर आपने बात शुरू की है जो एक्सिस माई इंडिया का है, तो इस लिहाज से ये पूरा प्रहसन तो बहुत ही, मतलब वो तो 6% भी नहीं हो रहा है जो मिनिमम एक राज्य का दल होने के लिए अहर्ता है। तो अगर वो 4% है तो ये तो सबसे बड़ा फियास्को इस चुनाव का है मेरे लिहाज से। फिर हम दूसरी बातों पर आते हैं कि उसकी तुलना में सामने जो कुछ हो रहा है, अगर ये नतीजे हैं जो उन्होंने बताए हैं, तो इसका मतलब ये चुनाव तेजस्वी यादव हार के भी जीत रहे हैं। जीत इसलिए रहे हैं कि उन्होंने बताया है इस सर्वेक्षण में कि जो युवा लोग हैं उनका 50% से ज्यादा समर्थन युवा लोगों का, जो रोजगार की तलाश में है, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, जिसे जेनजी भी कहते हैं और अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, इनमें बहुत जबरदस्त समर्थन तेजस्वी यादव का अक्रॉस द कास्ट है। ये और मतलब बिहार की राजनीति में और उत्तर भारत की राजनीति में ही, और खासकर बिहार में तो पर्टिकुलरली बिना जाति के कोई बात पूरी नहीं होती। तो इसके बावजूद तेजस्वी यादव को युवाओं का, 30 साल से कम उम्र के युवाओं का, एनडीए गठबंधन से ज्यादा युवाओं का समर्थन इस चुनाव में प्राप्त हो रहा है, जो 50% भी क्रॉस कर रहा है। तो ये उनके भविष्य के लिए, चूंकि अभी तेजस्वी यादव की कोई उम्र नहीं हुई है, नौजवान है, उनके लिए ये बहुत शुभ संकेत है। दूसरे ये बता रहा है कि इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भी तेजस्वी यादव की ही पार्टी रहने वाली है। तीसरा, ये जो सबसे चमत्कारिक, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने इसके पहले के सभी कार्यक्रमों वगैरह में कहा था, मुझे अभी भी उम्मीद नहीं है जब तक कल इसकी गिनती नहीं हो जाती, कि बीजेपी 20-25 सीटें घट रही है। बीजेपी के पास सारा लवाजमा है। बीजेपी के लिए हमने पाया सोशल मीडिया में कि हरियाणा से ट्रेन भर के मजदूर गए, वो मोदी जी का नाम ले रहे थे। बसों में जो लोग दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और सब जगह से ले जाए गए, उनके सबके इंटरव्यूज में मोदी जी का नाम है। हमने बहुत सारे जुबैर, अल्ट न्यूज वाले जुबैर की क्लिप्स देखी हैं जिसमें उन्होंने पर्दाफाश किया है कि डबल ट्रिपल AQI वाले असंख्य वोटरों ने जाके बिहार में मतदान दिया है, ये सब लोग बीजेपी वाले ही थे, उनके पदाधिकारी हैं या अन्य हैं। तो प्रबंधन की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि बीजेपी ने पिछले कई वर्षों में, ये मोदी शाह की जोड़ी वाली जो बीजेपी है, इसने चुनाव प्रबंधन में सबको बहुत मीलों पीछे छोड़ दिया है और बहुत कुशलता से संगठन और चुनाव का संचालन करते हैं। इनकी साधन संपन्नता का कोई जवाब नहीं है, केंद्रीय और राज्य सरकार इनकी है। और इस चुनाव में 10,000 रुपए की वोटर्स को, महिला वोटर्स को, करीब 80 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स को एकदम इमीडिएट आपका इंसेंटिव भी दिया गया था पक्ष में मत करने के लिए, जो इस सर्वेक्षण में दिखता भी है। इस सर्वेक्षण में कहा जा रहा है कि महिलाओं के 10% के आसपास
बढ़त महिलाओं में, एक तो उनकी मत प्रतिशत बढ़ा है जो नहीं, लगातार मैं करेक्ट कर देता हूं शीतल जी। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है 5% की बढ़त, 45% महिलाओं ने एनडीए को दिया, 40% ने एमजीबी को। वोट वाइब का सर्वे 10% की हाँ, का डिफरेंस दिखा रहा है, वोट वाइब का। जी जी। थैंक यू, आपने ठीक कर दिया। कल चूंकि हम लोग दोनों पर थे तो हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बिल्कुल 5% सही। तो ये 5% का जो अतिरिक्त लाभ है, जो जिसको बिल्कुल स्वीकार किया जा सकता है कि 80 लाख प्लस महिलाओं को जो 10,000 बाद में तो वो 1.5 करोड़ तक पहुंच गया आंकड़ा। नीतीश कुमार ने अपनी रैली में कहा कि 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया जा चुका है। 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर दिया गया और उसमें से 20-25 लाख ने उनको इसकी वजह से वोट दे दिया, तो 5% वहीं जाएगा, चूंकि जो पूरा वोट है वो करीब 4 करोड़ है, कितना 4-4.5 करोड़ है। नहीं, 5 करोड़ के करीब वोट पोल हुआ है। 5 करोड़ के करीब पोल हुआ है, अगर हम 70% 69% का आंकड़ा लगाते हैं तो 5 करोड़ का 5% 25 लाख होगा। जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब 1.5 करोड़ लोगों को 10,000 देकर अगर 25 लाख वोट बढ़े हैं, तो ये माना जा सकता है। स्वाभाविक देश के सबसे गरीबतम राज्य में, जहाँ के ज्यादातर पुरुष अपनी रोजी कमाने के लिए परदेश में होते हैं और स्त्रियां घर चलाती हैं और रहती हैं, और उनके बीच जीविका नाम का एक समूह भी काम करता है, जिसकी वजह से नीतीश जी की प्रतिष्ठा है। नीतीश जी की महिलाओं में इसलिए भी प्रतिष्ठा है कि उन्होंने उस प्रदेश में शराबबंदी लागू कर रखी है। भले ही समानांतर शराब बिक्री का कारोबार वहां पैदा हो चुका हो, लेकिन उनको कम से कम इन चीजों का श्रेय है। महिलाओं में माना जाता है कि उनका समर्थन है। तो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि इतने सारी चीजों के एक पक्ष में होने के बाद जो तेजस्वी का नतीजा है, वो अभिमन्यु की तरह है महाभारत के। वो भले ही इसमें शहीद होंगे, लेकिन वो भविष्य में उनके लिए बहुत जो भी संभावनाएं इस चुनाव से निकलेंगी, वो सब उनके पक्ष में जा रही हैं। ये मेरा आकलन। नहीं, बिल्कुल सही है। और अगर तेजस्वी यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि मैं 18 तारीख को शपथ लूंगा, तो उसे हवा में तो नहीं उड़ाया जा सकता। यानी कि वो जो पिछली बार के लिए हमारे एक साथी ने कहा कि पिछली बार कनपट्टी के पास से गोली निकल गई थी एनडीए के, सरकार बनाने की गोली, तो इस बार भी अगर वैसी स्थिति बनती दिख रही है, कम से कम ये पोल कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव को आपने भी कहा कि मान लीजिए सरकार बनाते बनाते रह भी जाते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े 209 सीट दे रहे हैं, 180 सीट दे रहे हैं, 170 सीट दे रहे हैं, इनके गलत होने की क्या वजह है आप देखते हैं? अगर हम ये मानते हैं कि भाई ये तो थोड़े अप्रत्याशित से आंकड़े लग रहे हैं, ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं 180-70 सीटें आ जाएंगी एनडीए की? क्योंकि हवा चलती है तो हमने ये भी देखा है कि एक तरफा वोट डल जाता है। देखिए, अगर ये चुनाव रिग हो रहा होगा तो हम इस नंबर की बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये चुनाव हो रहा है तो ये इन चीजों का, जिन लोगों ने ये नंबर दिए हैं, हम लोगों ने उनकी थोड़ी जांच पड़ताल भी की है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ ट्विटर पे मौजूद हैं या फेसबुक पे मौजूद हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इन्होंने कितने लोगों का सर्वेक्षण किया, कब से कब तक किया, किस लिंग का किया, किस किस लिंग का किया और किस आयु वर्ग का, कोई डाटा नहीं है। इस तरह की चीजों को दरअसल हमें नोटिस नहीं लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि हम ट्वीट किए हुए किसी नंबर को एक सर्वे बता दें, जिसकी कोई हमारे पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। ये हम मीडिया के लोगों की थोड़ी सी गलती है, क्योंकि ऐसे आकलन करने वाले असंख्य लोग हैं सोशल मीडिया पर। अगर हम उन सबको मान लें कि वो सेफोलॉजिस्ट हैं, तो फिर हमारी थोड़ी सी गलती है, और इसमें से अधिकांश ऐसे ही हैं। और इनके बारे में थोड़ी सी पड़ताल करने पर हम पाते हैं कि नीचे उनमें कुछ है ही नहीं, ना उनके पास कोई स्टाफ है, ना उनके पास कोई कंपनी है, ना उनका कोई रिकॉर्ड है, ना उन्होंने कोई दावा किया है। उन्होंने एक नंबर लिख दिया और हमने उसको मान लिया, तो उनकी गलती नहीं है, हमारी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक सवाल और कि महिलाओं ने 10% वोट दिया, या 10,000 स्कीम नीतीश कुमार की महिलाओं को बहुत आकर्षित कर गई, लेकिन इसमें एक सवाल आता है जब हम थोड़ी लेयरिंग में जाते हैं। ऊपर से देखा जाए भाई लगभग 50% महिलाएं हैं, थोड़े से पुरुष ज़्यादा हैं। एसआईआर के बाद जो आंकड़ा है 40-42 लाख कुल वोटर में पुरुष ज़्यादा हैं, लेकिन चलिए मानते हैं कि आधी महिलाएं आधे पुरुष हैं। उसमें से 10% महिलाएं या 10% या 5% महिलाएं 10,000 स्कीम के चलते नीतीश कुमार को वोट दे रही हैं। तो क्या महिलाओं में जाति नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्योंकि मैं इसमें ये राइडर लगा रहा हूं कि भाई साथ साथ ये भी कहा जा रहा है ना कि तेजस्वी यादव अपना MY कॉम्बिनेशन तो पूरा कर रहे हैं, मुस्लिम और यादव का वोट उनको मिल रहा है।
तो क्या महिलाएं जो हैं वो अपनी जाति यानी यादव महिलाएं भी 10,000 स्कीम में नीतीश कुमार के गठबंधन की तरफ चली गई हैं? धर्म, क्या मुस्लिम महिलाएं भी एमवाई को छोड़कर तेजस्वी यादव को छोड़कर 10,000 स्कीम में उधर ही चली गई हैं? और एक उम्र एक फैक्टर है। मान लिया कि 10,000 स्कीम से एक खास वर्ग की महिलाएं आकर्षित हो रही हैं, लेकिन जो युवा तेजस्वी यादव की तरफ आ रहा है उसमें भी तो महिलाएं हैं, महिलाएं भी तो जॉब एस्पिरेंट्स हैं। तो जाति, धर्म और उम्र, ये सब क्या महिलाओं ने 10,000 स्कीम के चलते छोड़ दिया और सिर्फ पुरुष ही तेजस्वी यादव की तरफ हैं? तो ये महिलाओं की जब हम सब लेयरिंग करते हैं तो ये एक सवाल जहन में जाहिर तौर पर आता है। नहीं, आपके आंकड़े में ही आपने स्वयं बताया कि सिर्फ 45% महिलाओं की बात हो रही है, यानी 55% महिलाएं तो इस झांसे में नहीं आई हैं। तो ये तो 55 वर्सेस 45 है। अगर ये आंकड़ा 50-50 पार कर गया होता जी, हम समझते कि ये प्रभाव उस लेवल का है जो आपने कहा। अब हम वो भी शंका कर सकते थे कि ये सीट 160-70 कुछ हो सकती है। लेकिन यदि हम इस आंकड़े पर जा रहे हैं जो कि एक्सिस माई इंडिया का है, और ये लोग थोड़ा मेहनत करते हैं, इन्होंने अपना डाटा दिया है, इन्होंने सब वर्गीकरण दिए हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से किया है, ये फेल हो या पास हो, इन्होंने अपना काम तो कम से कम उस तरह से किया है जैसे किया जाना चाहिए। तो इसलिए हम इस पर बात कर सकते हैं और हमें बात ऐसों पर ही करनी चाहिए। ठीक है, आपने प्रसंग लिया है, तो ये तो 45% दे रहे हैं, 55% इनके विरुद्ध दे रही हैं। तो इसका मतलब 55% उस धारा में जा रही हैं जो धारा आप बता रहे हैं कि वो बेरोजगारी से पीड़ित अपने बच्चों के साथ है, वो महंगाई से परेशान है, वो सांप्रदायिकता से परेशान है, वो सामाजिक ध्रुवीकरण में जहां है वहां है। तो ये हम चीजें इस तरह से पा रहे हैं इसको। एक और, अगर मैं एक और एक्सिस माई इंडिया के ही एक और डाटा पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये है कास्ट वाइज ब्रेकअप। जब हम देखते हैं तो एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और शेड्यूल्ड ट्राइब, मैं इनकी बात अगर करता हूं तो एनडीए को 49% दलित वोट मिला है और 56% जो है वो ट्राइबल वोट मिला है। और इसकी टक्कर में महागठबंधन को दलित वोट भी 29% मिला है और ट्राइबल वोट भी 29% मिला है, लगभग आधा दोनों केस में। तो राहुल गांधी की एक पिछले 2 साल से 2.5 साल से एक सामाजिक न्याय के नेता के तौर पर जो एक इमेज बिल्ट हुई, खास तौर पर दलित उनके फोकस में रहा, और चुनाव के दौरान भी उन्होंने जिस तरह से हमने देखा कि प्रचार किया, तालाब में कूद गए, तो ये एससी और एसटी के अंदर जो राहुल गांधी का कोई फायदा नहीं हुआ, या महागठबंधन ने जितनी भी कोशिशें की, ये वोट को वो एड अप नहीं कर पाए। देखिए, एसटी तो वहां बहुत छोटा सा समूह है, बहुत छोटी परसेंटेज में चाहे जो रिजल्ट हो वो 1-2% ही होगा मुझे लगता है। लेकिन एससी समुदाय है जो वहां अच्छी संख्या में है, उसके 3-4 बड़े घटक हैं वहां। एक सबसे प्रमुख घटक जो है वो पासवान समाज का है, जिसकी एक राजनीतिक पार्टी है, लंबे समय से है, उसके साथ उनकी प्रतिबद्धता है, उसके साथ उनके हित अनहित जुड़े हुए हैं एक लंबे समय से, और वो प्रतिबद्धता नजर आती है कि अभी भी काफी हद तक उनके साथ है। तो एक तो ये एडवांटेज एनडीए को बना हुआ था कि ये इनके साथ थे। दूसरे जो दलित समुदाय थे जिसमें राहुल गांधी या कांग्रेस की वजह से बढ़त होने की उम्मीद थी, जो आपने सही कहा, उसमें इस बार बीएसपी सब जगह लड़ी है, शेखर आजाद की भी पार्टी लड़ी है। ये सब सामाजिक समूह अपनी राजनीति, इनको भी मत मिलेगा, आप देखेंगे इनको 3-4%, 5% इनमें भी। तो ये सारा मत वहीं से आ रहा है, इनका तो सीमित मत है, इनका जो भी मत आएगा वो उसी समुदाय से आ रहा है जिस समुदाय से ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस जाति का, और थोड़ा सा प्रत्याशी की जाति का मत, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह के ध्रुवीकृत मामलों में जो प्रत्याशियों की जाति के मत होते हैं वो उतने खर्च नहीं होते। तो इनके जैसा इन पर आरोप लगता है, अगर वहां आरोप राजद का या इन महागठबंधन का आरोप ले लें, तो उनके अनुसार इनको उन जगहों पर खड़ा किया गया था जहां एक ये दलित मतों में रोक सके, दूसरे ये ऐसी जातियों के लोगों को टिकट दें जो हमारे जाति समूह के, जैसे यादवों को दे दें, मुसलमानों को दे दें, जिससे उसमें कुछ चीजन कर सके। तो इनको टैक्टिकली खड़ा किया जाता है वोट काटने के लिए, ये वोट कटुआ पार्टी है। तो ये माना जा सकता है कि अभी इस चुनाव में माइनॉरिटी में इस बार एक वोट कटुआ को उन्होंने कमजोर करने में सफलता पाई है,
ये भी फिर जाएगा तेजस्वी के पक्ष में कि इस बार AIMIM का सफाया हो रहा है। स्वराज नाम के शगुफे का सफाया हुआ, AIMIM का सफाया हो रहा है, जो एक बाधा है सामाजिक जो गोलबंदी है गठबंधन के पक्ष में, उसमें एक बड़ी बाधा AIMIM थी। पिछले चुनाव में उसके पास 4 या 5 MLA भी थे, बाद में चले गए थे और एक अच्छा मत प्रतिशत था। इस बार वो पूरी तरह से रिड्यूस हो रहा है। तो एक एरिया में उनकी बढ़त हुई है। दलितों में भी अगर वो इन सब के खड़े होने के बाद मायावती, चंद्रशेखर और पासवान ग्रुप और अन्य ग्रुप और मांझी भी उनके साथ थे, आप जानिए कि NDA के साथ थे, तो इन सब के उस तरफ होने या अलग से खड़े होने के बावजूद अगर वो 29-30% है, तो हम ये मान सकते हैं कि उनकी वृद्धि इस एरिया में भी हो रही है। इस चुनाव में जो बहुत सारे ग्रीन शूट्स पैदा हुए हैं, वो लगभग सब के सब तेजस्वी या महागठबंधन के पक्ष में ही जाते दिख रहे हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन इनका रुझान उधर है। नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात। एक सवाल सर, जाने से पहले थोड़ा सा मैं बिहार की सरहद से यूपी के बीच में आऊंगा, क्योंकि ये बड़े कयास लग रहे थे। अब तो चूंकि पूरी तरह फोकस बिहार पर है, लेकिन 2 महीने पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि 2027 का जो यूपी विधानसभा चुनाव होगा, बिहार चुनाव उसकी टोन सेट करेगा। तो आप मुझे बताइए कि बिहार चुनाव के नतीजों के चश्मे से यूपी का क्या होगा? देखिए, NDA जीता तो भी, NDA हारा तो भी, तेजस्वी जीता तो, महागठबंधन जीता तो भी, महागठबंधन हारा तो भी। अगर बिहार का नतीजा ये है जो आपने दिखाया है जी, अगर तो उत्तर प्रदेश में NDA को कोई बचा नहीं सकता। यहां NDA को बचाने के लिए कोई जदयू नहीं है। यहां NDA सिर्फ ये काम कर पाएगा कि महिलाओं के लिए वही रुपया बांटेगा और उम्मीद करेगा कि वो इसके जरिए उस गोलबंदी से लड़ ले जो लोकसभा में ऑलरेडी अखिलेश यादव खड़ी करके सफलता प्राप्त कर चुके हैं। आप याद करिए कि जो मत डिफरेंस, एक और आंकड़ा फिर चला जाएगा तेजस्वी के पक्ष में। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में तो महागठबंधन ने NDA को बुरी तरह पराजित ही कर दिया था, आप जानते ही हैं। लेकिन बिहार में तो उल्टा हुआ था। बिहार में लड़ा बहुत अच्छा था महागठबंधन, लेकिन जीतना तो छोड़ दीजिए, बराबरी के आसपास भी नहीं था, क्लोज फाइट भी नहीं था। 7% मतों का डिफरेंस था लोकसभा में। और इस चुनाव में अगर ये आंकड़ा सही है एक्सिस माई इंडिया का, सिर्फ 2% का डिफरेंस रह गया है, तो आप समझिए उसने 5% कवर किया है लोकसभा से अब तक। यानी 24 में भी लोकसभा हुआ और 25 में उसने 5% ये भी ग्रोथ की है। 5% की ग्रोथ बिहार में हुई है, तो उत्तर प्रदेश में जहां पहले ही 5% से हरा रखा है इसने, गठबंधन ने NDA को, यहाँ जो है कोई जदयू नाम की लाठी भी नहीं है पिछड़ी जातियों में विभाजन करने के लिए जो बीजेपी की साख बचाए। तो बीजेपी के पास सिर्फ एक दांव है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को विड्रॉ करे और किसी पिछड़ी जाति के आदमी को मुख्यमंत्री बनाकर कोशिश करे कि उससे वो जदयू को का जो रोल है बिहार में, उस तरह का कुछ रोल पैदा करने की कोशिश करे। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें वो लेट हो चुके हैं। जो गठबंधन अखिलेश यादव ने 2024 में बना लिया है, उसकी तासीर उत्तर प्रदेश में पहले ही काफी नीचे गहरी होती चली जा रही है। और जितने दिन योगी आदित्यनाथ जी इस जगह पर रहेंगे, ये सवर्ण बनाम और कई जगह ठाकुर बनाम रेस्ट इशू बनता चला जा रहा है। ठाकुर ब्राह्मण के बीच जो एक परंपरागत उत्तर प्रदेश में तनाव रहता है, बहुत सारे क्षेत्रों में वो भी है और वो पार्टी के अंदर ही है। वो आप और हम जानते हैं कि तमाम तरह से प्रतिबिंबित भी होता रहता है। तो ये सब मिलजुल के जो सिचुएशन उत्तर प्रदेश की है बहुत कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पता नहीं कोई ऐसे कोई जादू हो जो हो सकते हैं इन लोगों के पास। ये कमाल के ग्रुप है, जैसा मैंने पहले स्वीकार किया कि मुझे इनकी प्रबंधन क्षमता पर बड़ा मैं उससे आतंकित रहता हूँ। तो वो एक अलग चीज है, वरना नॉर्मल बहुत सारे लोग अचंभित रहते हैं, लेकिन आप आतंकित रहते हैं। नहीं, मैं आतंकित हूँ भाई। मैं नहीं समझ सकता था कि इतना प्रबंध किया जा सकता है कि सैकड़ों हजारों या कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं लाखों आप डुअल वोटर पैदा कर लें जो समय समय पर विभिन्न राज्यों में मत दे सकें, जैसे आरोप है। और जिसके लिए उन्होंने अपने कुछ तथ्य तो दिए हैं, राहुल गांधी ने भी, और कुछ तथ्य सोशल मीडिया के फैक्ट चेकर्स ने दिए हैं। तो उनके भी उत्तर चूंकि चुनाव आयोग ने नहीं दिए हैं,
और अभी चुनाव आयोग को एक दिन पहले इस बात का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आपके पास जब वो सॉफ्टवेयर है जो इस तरह के मतदाताओं का को छांट के खत्म कर सकता है कि जो दो दो तीन तीन जगह मतदाता बने हुए हैं, आप उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी वो हम जानते हैं हमारी कानूनी जो धाराएं हैं वो कब फैसला लें और उसमें क्या फैसला आए ये हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए अभी वो बात नोटिस तक ही है। ना इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया कई दूसरे राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी शुरू तो हो ही गई है। जी 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 जी, और वो चैलेंज भी है, अंडर कोर्ट में भी आ गई, उस पर नोटिस भी हुआ है। चलिए, शीतल जी, बिल्कुल आपने हमें हालांकि अब मैंने जैसा पहले ही कहा था कि कुछ घंटे बचे हैं, उल्टी गिनती जिसे हम बहुत कहते रहे हैं, एक टर्मिनोलॉजी है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है बिहार के चुनाव नतीजों की, तो वो तो हो ही गई है, लेकिन फिर भी एक तस्वीर जो सामने आती है, हम नतीजों के बाद भी इनका एनालिसिस कर रहे होंगे कि कैसे ये नतीजे आए, लेकिन इससे पहले शीतल जी ने जो तस्वीर हमारे सामने पेश की है, मुझे लगता है कि वो एक स्पष्टता और एक नया एंगल हमें इन नतीजों को लेकर साफ तौर पर दिखाती है। हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में जुड़े शीतल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। दर्शकों का भी आभार। नमस्कार। धन्यवाद नीरज जी, स्वागत है आपका।